फोन आपके फोन में है? नहीं सर। फोन में आधार कार्ड की पिक्चर नहीं है आपके पास? नहीं सर। नंबर याद है आपको? सर नहीं है सर, नंबर भी याद नहीं है सर। हमने सिर्फ वेरीफाई करना है, ओके? वेरीफाई करने के लिए नहीं सर। आप डरिए ना, डरिए ना। अगर आपने कुछ नहीं किया तो आप डरिए ना। हाँ सर, हाँ सर। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो मुझे दिखा दीजिए, वेरीफाई कर। नहीं सर, नहीं सर, मैं गाँव को आया था सर, घर में है सर। ओके, कमिंग। जय हिंद। इस व्यक्ति को वन साइड वीडियो का रिकॉर्ड करो एज पर द प्रोटोकॉल, ओके? ये ऑडियो सिर्फ जानकारी के लिए नहीं है, ये कोई मनोरंजन वाला ऑडियो नहीं है, एक गहरी चिंता को लेकर के ऑडियो आया है। आपने अभी जो बातचीत सुनी वो डिजिटल अरेस्ट के फरेब की है। ये बातचीत एक पीड़ित और फ्रॉड करने वाले के बीच हुई है। डिजिटल अरेस्ट के फ्रॉड में फोन करने वाले कभी पुलिस, कभी सीबीआई, कभी नारकोटिक्स, कभी आरबीआई, ऐसे भांति भांति के लेबल लगाकर बनावटी अधिकारी बनकर बात करते हैं और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं। मुझे मन की बात के बहुत से श्रोताओं ने कहा कि इसकी चर्चा जरूर करनी चाहिए। आइए मैं आपको बताता हूं ये फ्रॉड करने वाली गैंग काम कैसे करती है, ये खतरनाक खेल क्या है। आपको भी समझना बहुत जरूरी है, औरों को भी समझाना उतना ही आवश्यक है। पहला दाव आपकी व्यक्तिगत जानकारी, वो सब जुटा करके रखते हैं। आप पिछले महीने गोवा गए थे, है ना? आपकी बेटी दिल्ली में पढ़ती है ना? वे आपके बारे में इतनी जानकारी जुटा कर रखते हैं कि आप दंग रह जाएंगे। दूसरा दाव, पढ़ाई का माहौल पैदा करो, वर्दी, सरकारी दफ्तर का सेटअप, कानूनी धाराएं, वो आपको इतना डरा देंगे फोन पर बातों बातों में आप सोच भी नहीं पाएंगे। और फिर उनका तीसरा दाव शुरू होता है। तीसरा दाव, समय का दबाव, अभी फैसला करना होगा वरना आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। ये लोग पीड़ित पर इतना मनोवैज्ञानिक दबाव बना देते हैं कि वो सहम जाता है। डिजिटल अरेस्ट के शिकार होने वालों में हर वर्ग, हर उम्र के लोग हैं। लोगों ने डर की वजह से अपनी मेहनत से कमाए हुए लाखों रुपए गंवा दिए हैं। कभी भी आपको इस तरह का कोई कॉल आए तो आपको डरना नहीं है। आपको पता होना चाहिए कोई भी जांच एजेंसी फोन कॉल या वीडियो कॉल पर इस तरह पूछताछ कभी भी नहीं करती। मैं आपको डिजिटल सुरक्षा के 3 चरण बताता हूं। ये 3 चरण है, रुको, सोचो, एक्शन लो। कॉल आते ही रुको, घबराए नहीं, शांत रहे, जल्दबाजी में कोई कदम न उठाए, किसी को अपनी व्यक्तिगत जानकारी न दे, संभव हो तो स्क्रीनशॉट ले और रिकॉर्डिंग जरूर करें। इसके बाद आता है दूसरा चरण। पहला चरण था रुको, दूसरा चरण है सोचो। कोई भी सरकारी एजेंसी फोन पर ऐसे धमकी नहीं देती, न ही वीडियो कॉल पर पूछताछ करती है, न ही ऐसे पैसा की मांग करती है। अगर डर लगे तो समझिए कुछ गड़बड़ है। और पहला चरण, दूसरा चरण और अब मैं कहता हूं तीसरा चरण। पहले चरण में मैंने कहा रुको, दूसरे चरण में मैंने कहा सोचो और तीसरा चरण कहता हूं एक्शन लो। राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 डायल करें, cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें, परिवार और पुलिस को सूचित करें, सबूत सुरक्षित रखें। रुको, बाद में सोचो और फिर एक्शन लो। ये 3 चरण
आपकी डिजिटल सुरक्षा का रक्षक बनेंगे। साथियों, मैं फिर कहूंगा, डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई व्यवस्था कानून में नहीं है। ये सिर्फ फ्रॉड है, फरेब है, झूठ है, बदमाशों का गिरोह है। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो समाज के दुश्मन है। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर जो फरेब चल रहा है उससे निपटने के लिए तमाम जांच एजेंसियां राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही है। इन एजेंसियों में तालमेल बनाने के लिए नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर की स्थापना की गई है। एजेंसियों की तरफ से ऐसे फ्रॉड करने वाली हजारों वीडियो कॉलिंग आईडी को ब्लॉक किया गया है। लाखों सिम कार्ड, मोबाइल फोन और बैंक अकाउंट्स को भी ब्लॉक किया गया है। एजेंसियां अपना काम कर रही है, लेकिन डिजिटल अरेस्ट के नाम पर हो रहे स्कैम से बचने के लिए बहुत जरूरी है हर किसी की जागरूकता, हर नागरिक की जागरूकता। जो लोग भी इस तरह के साइबर फ्रॉड का शिकार होते हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में बताना चाहिए। आप जागरूकता के लिए हैशटैग सेफ डिजिटल इंडिया का प्रयोग कर सकते हैं। मैं स्कूलों और कॉलेजों को भी कहूंगा कि साइबर स्कैम के खिलाफ मुहिम में छात्रों को भी जोड़े। समाज में सबके प्रयासों से ही हम इस चुनौती का मुकाबला कर सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे बहुत सारे स्कूली बच्चे कैलीग्राफी यानी सुलेख में काफी दिलचस्पी रखते हैं। इसके जरिए हमारी लिखावट साफ, सुंदर और आकर्षक बनी रहती है। आज जम्मू कश्मीर में इसका उपयोग लोकल कल्चर को लोकप्रिय बनाने के लिए किया जा रहा है। यहाँ के अनंतनाग की फिरदौसा बशीर जी, उनको कैलीग्राफी में महारत हासिल है। इसके जरिए वे स्थानीय संस्कृति के कई पहलुओं को सामने ला रही है। फिरदौसा जी की कैलीग्राफी ने स्थानीय लोगों, विशेषकर युवाओं को अपनी ओर आकर्षित किया है। ऐसा ही एक प्रयास उधमपुर के गोरीनाथ जी भी कर रहे हैं। एक सदी से भी अधिक पुरानी सारंगी के जरिए वे डोगरा संस्कृति और विरासत के विभिन्न रूपों को सहेजने में जुटे हैं। सारंगी की धुनों के साथ वे अपनी संस्कृति से जुड़ी प्राचीन कहानियां और ऐतिहासिक घटनाओं को दिलचस्प तरीके से बताते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में भी आपको ऐसे कई असाधारण लोग मिल जाएंगे जो सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए आगे आए हैं। डी वैकुंठम करीब 50 साल से चेरियाल फोक आर्ट को लोकप्रिय बनाने में जुटे हैं। तेलंगाना से जुड़ी इस कला को आगे बढ़ाने का उनका ये प्रयास अद्भुत है। चेरियाल पेंटिंग्स को तैयार करने की प्रक्रिया बहुत ही यूनिक है। यह एक स्क्रोल के स्वरूप में कहानियों को सामने लाती है। इसमें हमारी हिस्ट्री और माइथोलॉजी की पूरी झलक मिलती है। छत्तीसगढ़ में नारायणपुर के बुटलू राम माथरा जी अबुझ माड़िया जनजाति की लोक कला को संरक्षित करने में जुटे हुए हैं। पिछले 4 दशकों से वे अपने इस मिशन में लगे हुए हैं। उनकी ये कला बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और स्वच्छ भारत जैसे अभियान से लोगों को जोड़ने में भी बहुत कारगर रही है। साथियों, अभी हम बात कर रहे थे कैसे कश्मीर की वादियों से लेकर छत्तीसगढ़ के जंगलों तक हमारी कला और संस्कृति नए नए रंग बिखेर रही है। लेकिन यह बात यही खत्म नहीं होती। हमारी इन कलाओं की खुशबू दूर दूर तक फैल रही है। दुनिया के अलग अलग देशों में लोग भारतीय कला और संस्कृति से मंत्र मुग्ध हो रहे हैं। जब मैं आपको उधमपुर में गूंजती सारंगी की बात बता रहा था, तब मुझे याद आया कि कैसे हजारों मील दूर रूस के शहर
याकुत्सक में भी भारतीय कला की मधुर धुन गूंज रही है। कल्पना कीजिए, सर्दी का एक आध दिन, -65 डिग्री तापमान, चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर, और वहां एक थिएटर में दर्शक मंत्र मुग्ध होकर देख रहे हैं कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम। क्या आप सोच सकते हैं, दुनिया के सबसे ठंडे शहर याकुत्सक में भारतीय साहित्य की गर्मजोशी? ये कल्पना नहीं, सच है। हम सबको गर्व और आनंद से भर देने वाला सच। साथियों, कुछ हफ्ते पहले मैं लाओस भी गया था। वो नवरात्रि का समय था और वहां मैंने कुछ अद्भुत देखा। स्थानीय कलाकार फलक फलम प्रस्तुत कर रहे थे, लाओस की रामायण। उनकी आंखों में वही भक्ति, उनके स्वर में वही समर्पण जो रामायण के प्रति हमारे मन में है। इसी तरह कुवैत में श्री अब्दुल्ला अल बारून ने रामायण और महाभारत का अरबी में अनुवाद किया है। ये कार्य मात्र अनुवाद नहीं, बल्कि दो महान संस्कृतियों के बीच एक सेतु है। उनका यह प्रयास अरब जगत में भारतीय साहित्य की नई समझ विकसित कर रहा है। पेरू से एक और प्रेरक उदाहरण है एर्लिंदा गार्सिया। वहां के युवाओं को भारत नाट्यम सिखा रही है और मारिया वाल्देस ओडिसी नृत्य का प्रशिक्षण दे रही है। इन कलाओं से प्रभावित होकर दक्षिण अमेरिका के कई देशों में भारतीय शास्त्रीय नृत्य की धूम मची हुई है। साथियों, विदेशी धरती पर भारत के ये उदाहरण दर्शाते हैं कि भारतीय संस्कृति की शक्ति कितनी अद्भुत है। ये लगातार विश्व को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। जहां जहां कला है, वहां वहां भारत है। जहां जहां संस्कृति है, वहां वहां भारत है। आज दुनिया भर के लोग भारत को जानना चाहते हैं, भारत के लोगों को जानना चाहते हैं। इसलिए आप सभी से एक अनुरोध भी है, अपने आसपास ऐसी सांस्कृतिक पहल को #कल्चरल ब्रिजेस के साथ साझा कीजिए। मन की बात में हम ऐसे उदाहरण पर आगे भी चर्चा करेंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, देश के बड़े हिस्से में ठंड का मौसम शुरू हो गया है, लेकिन फिटनेस का पैशन, फिट इंडिया की स्पिरिट, इसे किसी भी मौसम से फर्क नहीं पड़ता। जिसे फिट रहने की आदत होती है, वो सर्दी, गर्मी, बरसात कुछ भी नहीं देखता। मुझे खुशी है कि भारत में अब लोग फिटनेस को लेकर बहुत ज्यादा जागरूक हो रहे हैं। आप भी देख रहे होंगे कि आपके आसपास के पार्कों में लोगों की संख्या बढ़ रही है। पार्क में टहलते बुजुर्गों, नौजवानों और योग करते परिवारों को देखकर मुझे अच्छा लगता है। मुझे याद है, जब मैं योग दिवस पर श्रीनगर में था, बारिश के बावजूद भी कितने ही लोग योग के लिए जुटे थे। अभी कुछ दिन पहले श्रीनगर में जो मैराथन हुई, उसमें भी मुझे फिट रहने का यही उत्साह दिखाई दिया। फिट इंडिया की ये भावना अब एक मास मूवमेंट बन रही है। साथियों, मुझे ये देखकर भी अच्छा लगता है कि हमारे स्कूल्स बच्चों की फिटनेस पर अब और ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। फिट इंडिया स्कूल अवर्स भी एक अनोखी पहल है। स्कूल्स अपने फर्स्ट पीरियड का इस्तेमाल अलग अलग फिटनेस एक्टिविटीज के लिए कर रहे हैं। कितने ही स्कूलों में किसी दिन बच्चों को